Hello, good morning, नमस्कार एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी डीएलएड प्रशिक्षुओं का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पर। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो होने वाली है शैक्षिक प्रबंधन के अति लघु महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने मैराथन की प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, वहां पर वो ऐड है, आप वहां से उसको इजीली देख सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम हर एक सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। हमने सभी सब्जेक्ट के 4th सेमेस्टर के एमसीक्यू कवर कर लिए हैं। अब अति लघु एक एक करके कवर कर रहे हैं। पेपर 1 आपका कंप्लीट करा दिया है मैंने। अब पेपर 2 के अति लघु क्वेश्चनों को हम कर रहे हैं। इसके बाद लघु प्रश्नों को भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी किए जहां से हमने कल खत्म किया था उससे आगे शुरू करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लगाएंगे। बड़ी शानदार ये क्लास रहने वाली है। तो चलिए आपके सामने आज का पहला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 60 तक हमने कल की वीडियो में कवर कर लिए थे, आज यहां से शुरू करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पीटीए अथवा एमटीए के सदस्यों का वर्गीकरण कीजिए, यानी कौन कौन उसमें सदस्य होते हैं। पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, ठीक है, में कौन कौन सदस्य होते हैं वो यहाँ पर पूछा गया है। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका अध्यक्ष कौन होता है। तो अध्यक्ष एक को उसका अध्यक्ष बनाया जाता है। उपाध्यक्ष होते हैं वहां के प्रधान अध्यापक या फिर प्रधान अध्यापिका। मंत्री शिक्षक सदस्य बनते हैं, ठीक है। इस तरीके से इनके सदस्यों का वर्गीकरण किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्यालय श्रेणीकरण क्या है। देखो आपने देखा होगा कि हमारे कॉलेज को तो ग्रेड ए मिली हुई है ना, ए ग्रेड है ना, ए ग्रेड मिला है। कोई कहता है हमारे यहाँ बी ग्रेड मिला है। तो ये क्या है, वही आ जाता है विद्यालय श्रेणीकरण में कि उनको भी ग्रेड मिलते हैं। विद्यालय का भी, जैसे बच्चों का हम शैक्षिक मूल्यांकन करते हैं उनका टेस्ट लेकर के, है ना, उनको देते हैं कि फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया है। इसी तरीके से विद्यालयों को भी यहाँ पर उनका श्रेणीकरण करा जाता है। ये देख करके कि वहां उस विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी शैक्षिक संप्राप्ति किस स्तर की है, उसके मापन के आधार पर विद्यालय के श्रेणीकरण की व्यवस्था की गई है। यानी वहां पढ़ने वाले बच्चे जो है वो कितना कुछ सीख पा रहे हैं, पहले के अकॉर्डिंग वो कितना आगे बढ़े हैं, उनका शैक्षिक स्तर क्या है, वो सारी चीजें देखते हुए फैसिलिटीज क्या क्या है विद्यालय में, है ना, किसी चीज की कमी तो नहीं है, फिर उसको यहाँ पर ग्रेड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय श्रेणीकरण की आवश्यकता क्या है ना, विद्यालय को क्या जरूरत पड़ी और इसकी आवश्यकता क्या है, साथ ही महत्व क्या है। चलिए देखते हैं। देखो, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, विद्यालय में बच्चों का नामांकन तथा ठहराव बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए जाते हैं, जिनमें एक ये भी है, विद्यालय अपनी गुणवत्ता में लगातार संवर्धन करे, क्योंकि उसको भी रहता है कि यार हमारा जो स्कूल है, हमारा जो कॉलेज है, उसको ए ग्रेड मिलना चाहिए, है ना। तो वो भी अपनी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। इसके लिए विद्यालय से संबंधित सभी क्षेत्र एवं कार्य का अनुश्रवण कर श्रेणीकरण करने की व्यवस्था की गई है, ठीक है। समझ में आया। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें कुल 41 सदस्य होते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ये एमसीक्यू में आ चुका है पहले पेपर में। स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश में किस वर्ष लागू किया गया था? देखो, जब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो हम बताएंगे कि वर्ष 2004 में स्कूल चलो अभियान जो है वो लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान का गठन किस वर्ष हुआ था? तो सर्व शिक्षा अभियान का गठन सन 2001 में हुआ था, है ना। इसमें किस एज से किस एज तक के बच्चों को इंक्लूड किया गया था? आप जरूर बताओ कमेंट करके एक बार। नेक्स्ट है SCERT। क्या SCERT की किन्हीं 4 इकाइयों का नाम बताइए, यानी इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, ठीक है। SCERT के तो इसमें राज्य शिक्षा संस्थान,
राज्य विज्ञान संस्थान। बताओ कहाँ है राज्य विज्ञान संस्थान? कल ही की क्लास में हमने जाना था राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है, राज्य विज्ञान संस्थान कहाँ है, और राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है, और आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ है। ये आपके लिए टेस्ट है, क्योंकि कल मैंने ये बहुत डिटेल में आपको बताया था। कल की क्लास में हमने इन चारों को कवर किया था कि कौन कौन इनमें से कहाँ स्थित है, और यहाँ से क्वेश्चन भी बन चुका है कि राज्य विज्ञान शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किन्हीं 5 विद्यालय अभिलेखों का नाम लिखिए कि विद्यालय अभिलेख में क्या क्या आ जाता है। पहले तो हम बात करेंगे अध्यापक उपस्थिति पंजिका, जिसमें टीचर्स की अटेंडेंस का पूरा ब्यौरा रहता है। ऐसे ही छात्र की उपस्थिति पंजिका भी बनती है, कौन कौन छात्र प्रेजेंट है क्लासरूम में, कौन एब्सेंट है, वो सारी चीज। तीसरा है पत्र व्यवहार पंजिका, जिसमें जितने भी अभी तक पत्र भेजे गए हैं, है ना, वो चाहे किसी कमी की पूर्ति करवाने के लिए कि भाई विद्यालय में इस चीज की सुविधा नहीं है तो सरकार को पत्र भेजा कि हमें अनुदान प्रदान किया जाए, है ना। छात्रवृत्ति वितरण से संबंधित पंजिका अलग होती है। ग्राम शिक्षा समिति बैठक की पंजिका अलग होती है। तो ये कुछ हमने 5 यहाँ पर उदाहरण लिख दिए हैं विद्यालयी अभिलेख के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, छात्रों से संबंधित विद्यालय अभिलेख का नाम बताइए। जो छात्रों से संबंधित है ना, सिर्फ और सिर्फ छात्र से। चलिए देखते हैं। पहला है एमडीएम पंजिका। एमडीएम का मतलब होता है मिड डे मील। अच्छा, मिड डे मील योजना की शुरुआत कब से हुई, कोई बताएगा? जी हाँ, 1955 से इसकी शुरुआत हुई थी, 1955। याद रहेगा, पूछा गया है ये भी एक बार। दूसरा है छात्र उपस्थिति पंजिका, ये भी छात्र से संबंधित होती है। यूनिफॉर्म वितरण पंजिका, छात्रवृत्ति वितरण पंजिका, निशुल्क पुस्तक वितरण पंजिका, ये सारी की सारी किससे संबंधित अभिलेख है? छात्रों से संबंधित अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विद्यालय प्रबंधन से संबंधित किन्हीं 3 समितियों का नाम लिखिए जिसका रोल स्कूल मैनेजमेंट में भी रहता है। तो इसमें कौन कौन आ जाती है? पहली तो यही है बहुत इंपॉर्टेंट, ग्राम शिक्षा समिति। दूसरा है शिक्षक अभिभावक संघ, और तीसरा है हमारा मातृ शिक्षक संघ। क्या आप बता पाएंगे कि इन तीनों के अध्यक्ष कौन कौन होते हैं? ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? शिक्षक अभिभावक संघ का अध्यक्ष कौन होता है? और मातृ शिक्षक संघ का अध्यक्ष कौन होता है? देखो, इनके बारे में ना डिटेल में मैंने मैराथन दी हुई है आपको, जिसमें मैंने पूरी थ्योरी कवर कराई है, तो वहां पूरी डिटेल में आप देख सकते हैं। वो आपको मैराथन की प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा, जो मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में पिन किया है लिंक। आगे देखो, विद्यालय विकास अनुदान के लिए कितनी राशि वार्षिक देय है? भैया वर्ष में कितनी राशि मिलती है अनुदान के रूप में किसी विद्यालय को? तो देखो, ये ना प्राथमिक विद्यालय के लिए अलग है और उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए थोड़ा और ज्यादा हो जाती है। तो प्राथमिक विद्यालय के लिए प्रति वर्ष 5,000 रुपए दिया जाता है अनुदान, और उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए ये 7,000 मिलता है। ठीक है, 7,000 वार्षिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय रखरखाव के लिए कितनी धनराशि देय है? तो यहाँ बताया गया है 7500। आगे आ जाता है आपका निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण के लिए कितनी धनराशि देय है? तो निशुल्क वितरण के लिए 400 रुपए प्रति वर्ष यहाँ पर प्रति छात्र मिलते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म के लिए 400 रुपए प्रति छात्र प्रति वर्ष मिलते हैं। तो इस तरीके से निशुल्क यूनिफॉर्म के लिए प्रत्येक बच्चे को एक जोड़ी गणवेश दिया जाता है। इसी तरह ये 500 रुपए टीएलएम के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, टीएलएम के लिए प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक शिक्षक या शिक्षिका को 500 रुपए की धनराशि दी जाती है। उनको अपने इच्छा के अनुसार एक अध्यापक खर्च करता है कि उसको क्या चीज जरूरी चाहिए क्लास में पढ़ाने के लिए, और ज्यादातर ऐसी ही चीजें अध्यापक खरीदता है जो कम कीमत में आ जाए, है ना। लो कॉस्ट नो कॉस्ट से समझ सकते हैं आप इसको, कि कम से कम कीमत में और ज्यादा से ज्यादा उसको यूज किया जा सके अलग अलग चैप्टर्स में। उन चीजों का ध्यान रखते हुए ही टीएलएम को खरीदा जाता है। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति या जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति के रूप में कितनी धनराशि दी जाती है? तो प्राथमिक स्तर पर अगर बात करें कक्षा 1 से 5 तक, तो 300 रुपए वार्षिक जो है धनराशि दी जाती है। लेकिन यहाँ पर उच्च प्राथमिक की बात करें तो 480 रुपए वार्षिक यहाँ पर धनराशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन समिति स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल सदस्य पूछे हैं, तो यहाँ पर कुल सदस्य
15 होते हैं। अच्छा, इनमें अभिभावक कितने होते हैं? चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन उसी से संबंधित है, जो कि पेपर में आ भी चुका है। विद्यालय प्रबंधन समिति में कुल कितने अभिभावक सदस्य होते हैं? देखो, कुल तो सदस्य हो गए 15, लेकिन इनमें से 11 सदस्य तो बच्चों के पेरेंट्स रहते हैं, यानी अभिभावक होते हैं। ठीक है, कुल 15 जिनमें से 11 क्या होते हैं? अभिभावक होते हैं। और जो बाकी बचे वो कौन होते हैं? चलो देख लेते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि बाकी बच्चे कौन हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 11 अभिभावक। शेष सदस्य कौन है? चलिए देखते हैं। पहला तो होता है इसमें यहाँ पर पदेन सचिव। पदेन सचिव जो कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक या फिर अगर वहां प्रधान अध्यापिका है तो वो होंगे। दूसरा होता है लेखपाल, तीसरा होता है मिडवाइफ और चौथा होता है यहाँ पर प्रधान द्वारा कोई भी नामित सदस्य। ठीक है, ये बाकी बचे 4 ये होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विद्यालय प्रबंधन समिति के कितने प्रतिशत महिलाओं का होना जरूरी है? यहाँ पर विद्यालय प्रबंधन समिति में 50% महिलाएं होना कंपलसरी है। कितनी? 50%। ये याद रखिएगा, पूछा जा चुका है पहले भी। विद्यालय प्रबंधन समिति में अभिभावक सदस्यों का आरक्षण बताइए। तो मैंने बताया कि भाई 50% तो महिलाएं होनी चाहिए और कुल जितने भी सदस्य होते हैं यानी 15 में से 11 कौन होगा? अभिभावक होंगे। ठीक है, एक एक सदस्य सब जाति का होना चाहिए, जैसे कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग है ना, ईडब्ल्यूएस यानी कमजोर वर्ग के बालकों के माता पिता इनके सदस्य होंगे। नेक्स्ट है, विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, यानी कितने वर्ष के लिए एक बार बनाई जाती है? तो ये विद्यालय प्रबंधन समिति जो है 2 वर्ष में एक बार इसका गठन किया जाता है, यानी 2 वर्षों के लिए का कार्यकाल इसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन अधिनियम कब बना? तो राइट टू एजुकेशन या आरटीई एक्ट जो है वो 2009 में आया। ठीक है, 2009 में बना। अगला क्वेश्चन है, आरटीई 2009 यानी निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि यूपी में कब आया भाई ये। वैसे तो ये 2009 में आ गया था, लेकिन यूपी में लागू हुआ ये जाकर के 2011 में। ठीक है, 2011 जुलाई 2011 में। आगे पूछा गया है, भारत में आरटीई कब से लागू हुआ था? पूरे भारत में अगर बात करें तो यहाँ 1 अप्रैल 2010 में इसको लागू कर दिया गया था। वो बात अलग है कि अलग अलग राज्य ने फिर इसको अपने अपने टाइम के हिसाब से अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीई 2009 के अनुसार एक शैक्षिक सत्र में कितने कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं कि एक शैक्षिक सत्र में इतने दिन विद्यालय खुलेगा, इतने दिन कार्य होगा? तो प्राथमिक विद्यालय के लिए ये 200 कार्य दिवस है, यानी यहाँ पर वर्ष में 200 दिन जो है वो कार्य होना चाहिए एक सत्र में, एक शैक्षिक सत्र में। और उच्च प्राथमिक के लिए समय रखा गया है 220 कार्य दिवस। समझ गए? बिल्कुल। अब ये तो हो गई दिन की बात। अगर घंटों में पूछ ले कि भाई कुल कितने घंटे सुनिश्चित किए गए हैं आरटीई एक्ट के अनुसार, ये तो आपका बहुत पूछा जाता है दोस्तों। ये क्वेश्चन ना आपके यूपी टेट, सी टेट और आगे जो भी आप एग्जाम दोगे, टीचिंग का, सुपर टेट हो, JEE हो, उन सब में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक विद्यालय के लिए कितने घंटे यहाँ पर निर्धारित है? शिक्षकों को पढ़ाना कितने घंटे है? तो यहाँ पर 800 घंटे प्राथमिक विद्यालय के लिए होते हैं एक शैक्षिक सत्र में, और उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए 1000 घंटे यानी 1000 आवर्स एक टीचर को टीच करना होता है एक शैक्षिक सत्र के दौरान। आगे देखते हैं, विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्य या दायित्व क्या क्या होता है वो आपको यहाँ पर लिखना है, जो कि बहुत अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्य या दायित्व, पहला तो यही है कि आरटीई एक्ट 2009 के जो भी अधिकार है उनको आसपास के लोगों को बताना, गांव के लोगों को जिनको जानकारी नहीं होती है कि भाई ये बच्चों का अधिकार है, उनको शिक्षा मिले। दूसरा, 6 से 14 वर्ष, यहाँ क्या है वर्ष,
6 से 14 वर्ष वर्ग के बच्चों के नामांकन एवं उपस्थिति सुनिश्चित करना। यानी जितने भी इस प्रबंधन समिति में सदस्य होंगे ना, हालांकि ये काम ज्यादातर जगह देखा गया है सही से नहीं करते, लेकिन फिर भी इनका काम क्या होता है भाई, पहला तो यही है कि जा जाके लोगों को जागरूक करे, आरटीई एक्ट 2009 के बारे में बताए। फिर उसके साथ निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए जितने भी आसपास या जो भी इनका क्षेत्र होता है, गांव होता है, वहां देखे कि कौन कौन बच्चे 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच आते हैं और उन सबका बच्चों का नामांकन करवाए, उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित करें। साथ ही सभी अध्यापक और छात्र विद्यालय के समय पर नियमित रूप से आए, यह सुनिश्चित करना कि भाई सब टाइम से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। उपस्थिति और सीखने की प्रगति के बारे में भी शिक्षक एवं छात्रों को बताना। और 3 साल के लिए विद्यालय विकास की योजना बनाना। 3 साल के लिए एक योजना बनाते हैं ये विद्यालय के विकास की। विकलांग बच्चों का भी नामांकन कराना। ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, जो बच्चे विद्यालय छोड़ करके बीच में पढ़ाई छोड़ करके जा चुके हैं, है ना, उनको फिर से वापस लेकर के आना। और विद्यालयों में निर्माण संबंधी, रखरखाव संबंधी कार्यों तथा यूनिफॉर्म वितरण, है ना, या फिर छात्रवृत्ति का वितरण, इन सभी कार्यों का संपादन ये समिति करती है। ठीक है, तो ये सभी इसके क्या है, महत्वपूर्ण कार्य है। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत कौन कौन से हैं। अगर हम कहें कि एक प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन कैसे होगा, उसके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। पहला तो है प्रजातांत्रिक प्रबंध, यानी ऐसा ना हो कि सिर्फ जो प्रबंधक है विद्यालय का उसी के हाथ में सारी पावर्स है, वो दूसरे किसी अध्यापक की बिल्कुल सजेशन सुनना ही नहीं चाहता, ऐसा ना हो, जबकि सब अपने कार्य को करे, है ना, जिसको जो काम सौंपा गया है, और उनको भी थोड़ी थोड़ी पावर दी जाए कि अपने लेवल पर वो भी स्टैंड ले सके। दूसरा है आंकड़ों का वैज्ञानिक संग्रहण, कि जितने भी आंकड़े किसी से संबंधित है, मान लो छात्रवृत्ति से संबंधित है, उनका सही से रखरखाव हो, है ना। लक्ष्य निर्धारण तथा योजना, कि हमें अगले आने वाले वर्ष में अपने विद्यालय को कहाँ पहुंचाना है ना, किन क्या क्या खामियां रही पिछले वर्ष, उन सबको देखते हुए लक्ष्य का निर्धारण करें और उसको प्राप्त करने की योजना बनाएं। ये सभी कार्य ये सभी क्या है, सिद्धांत है। अगला है आवधिक निरीक्षण, कि समय समय पर निरीक्षण करते रहे कि भाई सारी चीजें सही से जा रही है या नहीं। तो ये सब क्या होते हैं, सिद्धांत होते हैं किसी भी विद्यालय पर प्रभावपूर्ण प्रबंधन करने के लिए। अगला क्वेश्चन है प्रजातांत्रिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। देखो मैंने अभी ऊपर बताया आपको, लेकिन चलो अभी इसको एक बार और डिटेल में देख लेते हैं। प्रजातांत्रिक प्रबंधन प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। प्रजातांत्रिक प्रबंधन के अंतर्गत विद्यालय से संबंधित जितने भी मानवीय संसाधन होते हैं, उनको कुशलता पूर्वक अपने कार्य या दायित्व को बताते हुए विद्यालय के संचालन को सुनिश्चित करना आता है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक को चाहिए कि वे अभिभावकों को विद्यालय से जोड़े रखें तथा समय समय पर पीटीए या एमटीए की मीटिंग कराते रहे, जिससे विद्यालय का संचालन कुशलतापूर्वक होता रहे। ठीक है, यानी सबकी भागीदारी हो उसमें, ऐसा ना हो कि सिर्फ प्रधान अध्यापक अपनी मनमर्जी किए जा रहा है ना। पेरेंट्स आएंगे, वो भी कुछ अपने विचार रखेंगे, उनके विचारों को भी सुना जाए कि मैम ये सुधार होना चाहिए, हमारे बच्चे इस सब्जेक्ट में थोड़े वीक है ना, इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लास दो, ये दो, तो उनकी भी बातों को रखा जाए, सुना जाए। अगला क्वेश्चन है विद्यालय विकास योजना क्या है, समझाइए। विद्यालय विकास योजना जो मैंने आपको बताई कि 3 वर्ष के लिए बनाई जाती है, उसी के बारे में यहाँ पूछा गया है। देखो, विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा अपने विद्यालय के सर्वांगीण विकास करने के लिए 3 वर्षों के लिए जो योजना बनाई जाती है, उसे ही विद्यालय विकास योजना कहते हैं। नेक्स्ट है विद्यालय प्रबंध समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि अभिभावक जो होगा वो उनमें से एक अभिभावक सदस्य को ही उसका अध्यक्ष बना दिया जाता है। कितने वर्षों के लिए बनती है ये समिति, जरा जल्दी से बताओ। मैंने पहले डिस्कस कर लिया है ना, अब बताओ कितने वर्षों का या कितना कार्यकाल रहता है इस समिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंधन क्या है, मैनेजमेंट क्या है। भाई मैनेजमेंट का मतलब होता है जितने भी हमारे स्कूल में ह्यूमन रिसोर्सेज है या फिर फिजिकल रिसोर्सेज है, उन सबको मैनेज करके रखना। ठीक है, चलो अब यहाँ पर समझते हैं
कि विभिन्न लोगों के सहयोग से प्राप्त जितने भी संसाधन होते हैं उनकी मदद से नियमों का पालन करते हुए लक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया ही प्रबंधन है। अथवा प्रबंधन वह प्रक्रिया है जो व्यवस्थापक द्वारा संपादित की जाती है। यह किसी भी कार्य के संपादन का प्रथम तथा महत्वपूर्ण चरण होती है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत कितने संसाधनों का समन्वय होता है। ये एमसीक्यू में भी आया था कि कितने संसाधन होते हैं, 1, 2 या 3 या फिर 4। तो आपको समझना होगा कि विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत हम 3 संसाधनों का समन्वय करते हैं, जिनमें पहले तो होते हैं भौतिक संसाधन, जैसे शामपट हो गया, फर्नीचर हो गया, क्लासरूम हो गया, है ना, या प्लेग्राउंड हो गया। ये सारी चीजें जितने भी भौतिक संसाधन है इसमें आ जाएंगी। दूसरा होता है मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन जैसे कि प्रधान अध्यापक, छात्र, है ना, और जितनी भी ये समितियां होती हैं उनके जो सदस्य होते हैं, ये सब किस में आ जाएंगे, मानवीय संसाधन में। तीसरा होता है वित्तीय संसाधन। ठीक है, वित्तीय संसाधन मतलब जितना भी लेखा जोखा, अनुदान कहाँ से आ रहा है, कितना कहाँ खर्च हुआ, वो सारी चीजें इसमें आ जाती है। तो ये 3 प्रकार के संसाधनों का समन्वय होता है। आगे आपसे पूछा गया है कि टीएलएम हेतु कितनी धनराशि दी जाती है। तो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि 500 रुपए। आगे विद्यालय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, ये प्रीवियस पेपर में ही पूछा जा चुका है ये भी। चलो देखते हैं। विद्यालय प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सीमित समय में, कम खर्चे में तथा सीमित संसाधनों द्वारा अधिकतम निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। यानी कम से कम समय में, है ना, कम से कम खर्च में, कम से कम संसाधनों में हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट जो है अचीव करें, ज्यादा से ज्यादा अपने उद्देश्यों को जो भी हमने निर्धारित किए थे उनकी पूर्ति करें। वही एक विद्यालय प्रबंधन की आप कह सकते हैं विद्यालय प्रबंधन होता है, या सफल विद्यालय प्रबंधन होता है। अगला क्वेश्चन है मानवीय प्रबंधन क्या है। तो मानवीय प्रबंधन के 3 घटक होते हैं। कौन कौन? बच्चे, शिक्षक और समुदाय। मानवीय प्रबंधन वह प्रयास है जिसके अंतर्गत ये सभी घटक मिलकर एक संस्था के हित में कार्य करते हैं। उस एक ही गोल को अचीव करने के लिए सभी कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवीय प्रबंधन का उद्देश्य बताइए, क्यों किया जाता है मानवीय प्रबंधन। तो चलिए देखते हैं। मानवीय प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि करना होता है। इसके अतिरिक्त प्रतियोगिताएं आयोजित करना, जागरूकता रैली निकालना, नाटक आदि क्रियाकलापों का आयोजन करना भी मानवीय प्रबंधन का उद्देश्य रहता है। आगे देखो अगला क्वेश्चन है मानवीय प्रबंधन में किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। मानवीय प्रबंधन करते समय सदस्यों को कुछ निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे वे सब अपना अपना उत्तरदायित्व स्वीकार करें, जो भी कार्य उन्हें सौंपा गया है उसको बहुत अच्छे ढंग से निभाएं। दूसरा, अपनी बात रखनी चाहिए। ठीक है, अगर वो किसी भी एक टॉपिक के बारे में कुछ डिफरेंट सोचते हैं तो वो उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखे। तीसरा, शिष्टाचार का पालन करें, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखें और समय का सदुपयोग करें। आप कुछ भी अपनी तरफ से बना के इसमें और क्वेश्चन और पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। प्रभावी शिक्षक के कौन कौन से गुण होते हैं। एक अच्छा शिक्षक आप किसे कहेंगे, क्या क्या गुण होने चाहिए। सबसे पहला तो यही कि जो विषय वो पढ़ाए कक्षा में उसको संपूर्ण ज्ञान हो। दूसरा, कार्य के प्रति समर्पण हो। ऐसा ना हो कि वो जी चुराता हो कक्षा में जाने से, है ना, या फिर कक्षा में जाके बैठ गया। और जैसा कि आपने देखा होगा बहुत सारे सरकारी विद्यालयों में क्या होता है कि टीचर ने बुनाई शुरू कर दी, बच्चे अपना खेल रहे हैं, कोई रो रहा है, कोई किसी को मार रहा है, टीचर का ध्यान नहीं है। तो ऐसा ना हो, बल्कि अपने कार्य के प्रति समर्पित हो, एक ऐसा अध्यापक होना चाहिए। ये उसका एक गुण होना चाहिए। तीसरा, अध्ययन की प्रवृत्ति एवं जिज्ञासु। यानी एक टीचर भी हमेशा लर्नर होता है, उसको हमेशा एक लर्नर की तरह ही रहना चाहिए। हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है जब तक भी हम प्रयास करते हैं। तो ऐसा ही अध्यापक जो है वो एक प्रभावी अध्यापक का एक गुण माना जाता है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है और फिर नए नए तरीकों से बच्चों को भी सिखाता है। अगला है छात्रों के प्रति प्रेम, स्नेह और सहानुभूति की भावना जो रखता हो और शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण में भी कुशल हो। ठीक है, तो ये सारी
जो गुण होते हैं ये प्रभावी शिक्षक के गुण होते हैं। देखो पता है जो ये गुण मैंने आपको बताए पेपर में तो पूछे जाते हैं। अभी जो केवीएस का इंटरव्यू हुआ ना उसमें ये क्वेश्चन बहुत कॉमन था कि बताइए एक अच्छा टीचर आप किसे मानते हैं, उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो आप इस तरीके से जो ये यहाँ आंसर लिखा है ना ये आपको वहां नहीं मिलेगा उस टाइम पर सोचने के लिए। अगर आप पहले ही इस चीज को समझ के चलोगे तो आपकी हर समय आगे ये मदद करने वाला है आपकी पूरी टीचिंग लाइफ में। चलो आगे देखते हैं। पीटीए तथा एमटीए का आपको यहाँ पर फुल फॉर्म बतानी है। पहले बात करते हैं पीटीए की, तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन यानी शिक्षक अभिभावक संघ। दूसरा है एमटीए। एमटीए का मतलब होता है मदर टीचर एसोसिएशन यानी मातृ शिक्षक संघ। समझ आई? बिल्कुल। आगे और फुल फॉर्म दी गई है, जितनी भी आपके सिलेबस में फुल फॉर्म्स दी गई है वो सारी यहाँ पे कवर हो जाएगी आपकी। जैसे बीआरसी, बीआरसी का पूरा फुल फॉर्म क्या होगी? ब्लॉक रिसोर्स सेंटर या फिर ब्लॉक संसाधन केंद्र। समझ में आई? आगे है डाइट की फुल फॉर्म। डाइट की फुल फॉर्म बताओ। अच्छा, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। आगे है एनपीआरसी, न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो यहाँ आपको पूछा गया था उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये इलाहाबाद में स्थित है। अच्छा, एससीईआरटी का पूरा नाम बता पाएंगे? बिल्कुल बता पाएंगे भाई, एससीईआरटी से तो आपका सारा ही काम है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं या और प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। एनसीईआरटी का बता दो। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म आ चुकी है पेपर में पहले भी, क्या हो जाएगी? बिल्कुल, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इंग्लिश में कैसे लिखोगे वो भी बताओ। अच्छा, एक बार यहाँ आपसे पूछा है राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एससीईआरटी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1981 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी देखो इनकी फुल फॉर्म और किस किस वर्ष इसका गठन हुआ, इन सबको ना एक पेज पर शॉर्ट नोट करके लिख लो। ठीक है, तो एनसीईआरटी का गठन हुआ था 1961 में। एससीईआरटी का मुख्यालय सॉरी एससीईआरटी कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। और एनसीईआरटी कहाँ स्थित है? एनसीईआरटी दिल्ली में स्थित है। ठीक है, देखो यहाँ एनसीईआरटी का पूरा नाम पेपर में पूछा जा चुका है, पहले भी मैंने कहा था ना आपको। तो राष्ट्रीय सॉरी ये एनसीटीई है, सॉरी एनसीटीई है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। आगे पूछा गया है सीमेट का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो सीमेट का है राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान। सीमेट का गठन हुआ था 1995 में। अगला क्वेश्चन है राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है इलाहाबाद में। कहाँ है? इलाहाबाद में यानी प्रयागराज। ओके, सो हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। एनपीआरसी के प्रमुख को क्या कहते हैं? एनपीआरसी के प्रमुख को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं संकुल प्रभारी। ठीक है, न्याय पंचायत वाले जो प्रमुख होते हैं उनको कहते हैं संकुल प्रभारी। और ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? देखो ग्राम शिक्षक समिति का जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष तो होता है ग्राम प्रधान और सचिव होता है प्रधान अध्यापक। याद रख पाएंगे, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान और सचिव होता है प्रधान अध्यापक। राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? ये इलाहाबाद में स्थित है। शैक्षिक प्रशासन से आप क्या समझते हैं? चलिए देखते हैं, पेपर में पूछा गया प्रश्न है। उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्वक तथा प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्यों में समन्वय करना ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित किया जा सके, उसी को हम क्या कहते हैं? शैक्षिक प्रशासन कहते हैं। ठीक है, कि हमें क्या करना है? बहुत दक्षता पूर्वक जितने भी हमारे पास उपलब्ध संसाधन है, मान के चलिए एक विद्यालय में 3 ही अध्यापक है और क्लासेस है हमारी प्राइमरी की 5, है ना। तो हमें कैसे करना है? अब संसाधन तो वही है, टीचर तो वही रहेंगे भाई, एक्स्ट्रा तो नहीं लगा सकते गवर्नमेंट विद्यालय में, है ना। तो ऐसे में हमें उन
तीन ही शिक्षकों को जो कि हमारे मानवीय संसाधन में आ जाते हैं, कैसे उनका प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करें दक्षता पूर्वक, कि हमारे जो लक्ष्य है कि भाई हर एक बच्चा क्लास में, हर एक क्लास का बच्चा जो न्यूनतम अधिगम स्तर है उसकी प्राप्ति कर ले, वो कैसे अचीव करे, उसके लिए हम कैसे उनकी क्लासेस को मेंटेन करें कि इस क्लास में इस समय पर इस अध्यापक की कक्षा चलेगी, हम इन दो क्लासेस को एक साथ बिठा सकते हैं अगर टीचर की शॉर्टेज है ना। तो ये सब क्या कहलाएगा, ये शैक्षिक प्रबंधन ही का ही उदाहरण है। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं इसको उदाहरण में। चलो आगे बढ़ते हैं। आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? अभी तक तो हमने शैक्षिक प्रशासन या शैक्षिक प्रबंधन की बात करी थी, है ना। अब हम बात करते हैं आपदा प्रबंधन की। आपदा प्रबंधन से क्या समझते हैं? 2 बार आ चुका है आपके पेपर में ऑलरेडी। चलो देख लेते हैं। आपदा कहते ही उसे है जो अचानक से हो, है ना। तो अचानक होने वाली एक विध्वंसकारी घटना जिससे व्यापक जान माल की क्षति हो, उस आपदा के कारण होने वाली हानि को कम करना और आने वाली आपदा से बचाव किए जाने वाले कार्यों को ही हम आपदा प्रबंधन कहते हैं। अब ये आपदा कौन कौन सी हो सकती है भाई? बाढ़, भूकंप, है ना, सुनामी, ये सब क्या किस में आ जाएगी? ये आपदाएं होती है, ठीक है, नेचुरल या जिसको हम कहते हैं प्राकृतिक आपदा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राम शिक्षा समिति का कोई एक कार्य बताइए कि ग्राम शिक्षा समिति का काम क्या होता है। चलो देख लेते हैं। पहला तो यही है कि प्राथमिक विद्यालय की स्थापना, नियंत्रण एवं योजना प्रारूप बनाना, कि भाई कहाँ कहाँ विद्यालय होना चाहिए, है ना, उसको नियंत्रण भी करना और फिर उसकी योजना प्रारूप बनाना, ये ग्राम शिक्षा समिति का कार्य होता है। दूसरा है भवन निर्माण एवं अन्य प्रगति योजनाओं के विषय में जिला पंचायत को परामर्श देना, कि भाई हमारे विद्यालय में यहाँ पर एक विद्यालय बनना है, हमारे गांव में यहाँ पर एक विद्यालय बनना है ना, अब इस तरह का वो होना चाहिए, ये योजनाएं हैं, तो उसके बारे में जिला पंचायत को परामर्श देने का काम भी ग्राम शिक्षा समिति करती है। आगे आ जाता है अभिलेख से आप क्या समझते हो। तो अभिलेख क्या होता है? हमने इतने कि भाई अध्यापक से संबंधित अभिलेख बताओ, छात्र से संबंधित, विद्यालय से संबंधित अभिलेखों के नाम लिखो। ये अभिलेख है क्या? तो चलो देखते हैं। अभिलेख एक ऐसा दस्तावेज होता है जो अति महत्वपूर्ण लिखित जानकारी को समेटे हुए हो तथा जिस पर लिखित सूचना बहुत महत्व रखती हो, उसे हम अभिलेख कहते हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं 4 प्राकृतिक आपदाओं के नाम बताइए। तो हमने अभी डिस्कस किया ना ऊपर, भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, चक्रवात हो गया, ओलावृष्टि, बादल फटना, है ना, बाढ़ आना, सूखा पड़ना, ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदाएं हैं। पूछी 4 थी, हमने एक्स्ट्रा डिस्कस कर ली है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय संसाधनों से आपका क्या आशय है, यानी मानवीय संसाधनों में कौन कौन आ जाता है। चलिए एक एक करके इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये तो हमने देखा ही था कि मानवीय संसाधन में शिक्षक, बच्चे, प्रधान अध्यापक और जो समितियों के सदस्य होते हैं ना, वो भी सभी इसी में आ जाते हैं मानवीय संसाधनों में। एक एक करके अब इनके महत्व को देखते हैं। शिक्षक को राष्ट्र का निर्माता कहा गया है। किसी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में उसकी व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षक बालकों को सही दिशा देकर उनके ज्ञान के वर्धन के साथ उसे मानवीय प्रवृत्ति की ओर अग्रसर करता है। अतः यह जरूरी है कि शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान हो, वह परिशिक्षित हो एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि के साथ साथ बच्चों में व्यक्तिगत रुचि भी ले। अगला है हमारा संसाधन, मानवीय संसाधन कौन सा? बच्चे हमारी शिक्षा व्यवस्था के लक्ष्य है। अतः बच्चों के समग्र नामांकन एवं ठहराव को ध्यान में रखना हमारा लक्ष्य होता है और उन्हें समय की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा प्रदान करना हमारा कर्तव्य है। उनके शिक्षण स्तर के अनुसार, मानसिक स्तर के अनुसार ही शिक्षा दी जाए। तीसरा हमारा मानवीय संसाधन में क्या आ जाएगा? समुदाय। समुदाय में वो सब आ जाएंगे जो भी विद्यालय से संबंधित हो, ठीक है। समुदाय शिक्षा से जुड़ी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि यदि विद्यालय को समुदाय का सहयोग प्राप्त हो तो विद्यालय और बच्चों से जुड़ी विभिन्न कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। जैसे समुदाय के किसी डॉक्टर के माध्यम से बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराना, है ना, और
समुदाय के किसी विशिष्ट व्यक्ति के माध्यम से बच्चों के भ्रमण में सहयोग लेना, कि भाई अगर किसी के यहाँ पर फार्म है कोई, है ना, गांव का कोई व्यक्ति है समुदाय का, उसके यहाँ उस घर पे या उसने कोई फार्म खोला हुआ है, अब हम बच्चे को उसकी जानकारी देना चाहते हैं तो हम उसकी सहायता लेंगे, उसके सहयोग से बच्चों को भ्रमण पर ले जाएंगे, बच्चे भी वहां पर नई नई चीजें देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, सीखेंगे, है ना, प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है अगर समुदाय विद्यालय से जुड़ा रहता है। इसमें ग्राम शिक्षा समिति ये सब आ जाते हैं, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन हो गया, जो भी है। आगे देखो, अच्छे वाचनालय की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो ये तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था कि उसका अच्छा वातावरण हो, साथ ही सुयोग्य शिक्षित शिक्षक एवं शिक्षिका इसमें मौजूद हो। आगे है, जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी डाइट बनाने के पीछे क्या उद्देश्य रहा, चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत आपको पता होना चाहिए इसका स्थापना करी गई थी और 33 जिलों में डाइट की स्थापना करी गई थी 1986 के तहत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत, ताकि सेवा पूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण से जिला की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। प्राथमिक शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व और प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु डाइट जिला स्तर पर नोडल संस्था के रूप में कार्य करेगी, इसलिए इसको बनाया गया था। फिर धीरे धीरे ये पूरे ही देश में जो है लागू हो गई। पहले सिर्फ 33 जिलों में डाइट की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, विद्यालयों में अभिभावक और शिक्षक संघ पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन की स्थापना क्यों की जाती है, क्या कारण है इसके पीछे। ये तो आपको पता है कि शनिवार और रविवार में से किसी एक दिन इसका आयोजन किया जाता है। चलो अब ये भी देख लो उद्देश्य क्या है। विद्यालयों में अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना बालक के सर्वांगीण विकास तथा बालक को समझने के लिए, समझाने नहीं समझने, बालक को समझना होता है, समझाना नहीं होता, कि भाई पेरेंट्स आएंगे, अब बच्चे के बारे में पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे कि घर में कैसे पढ़ाई करता है, कैसे खेलता है, पेरेंट्स टीचर से डिस्कस करेंगे कि बच्चे को कहाँ दिक्कत आ रही है, हमें और कैसे सुधार करना चाहिए, हम घर में उसे किस तरीके से पढ़ा सकते हैं ताकि बच्चा हमारी बात सुने, है ना। तो ये इसलिए होता है। दूसरा है, मनोविज्ञान शाला की स्थापना किस उद्देश्य से की गई है। मनोविज्ञान शाला की स्थापना छात्र के मन में उठ रहे सवालों को समझने के उद्देश्य से की जाती है, क्योंकि मनोविज्ञान शाला है यानी मन के विज्ञान की शाला है, ठीक है, यानी मन के बारे में समझना, पढ़ना, उसके बारे में ही उनके सवाल जितने भी मन में उठ रहे हो उनको उनका निदान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिभावक शिक्षक संघ के क्या उद्देश्य है, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन के क्या क्या उद्देश्य हैं। तो पहला तो यही होगा कि अभिभावक को शिक्षा के प्रति जागरूक करना, जब अभिभावक जागरूक होंगे तभी तो वो अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। दूसरा, विद्यालय एवं अभिभावक के बीच की दूरी को समाप्त करना, ताकि वो विद्यालय आने से हिचकिचाए नहीं, वे विद्यालय आए और अपने बच्चे को भी नामांकन करवाए, ठीक है। साथ में अगर वो विद्यालय में पार्टिसिपेट करेंगे, टीचर्स भी आएंगे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, तो बच्चे पर ध्यान देंगे, जाहिर सी बात है, वो समझेंगे बच्चे के हित में क्या है क्या नहीं है। साथ ही नामांकन व ठहराव सुनिश्चित करना भी इसका उद्देश्य है। सो गाइज, यहाँ तक थी ये हमारी आज की क्लास। हमने जितने भी अति लघु प्रश्न दिए गए थे आपकी सीरीज में, उन सभी को कवर कर लिया है। अब हम जो नेक्स्ट क्लास लेकर के आएंगे वो आपके पेपर नंबर 3 की क्लास होगी, अति लघु प्रश्नों की, कल मॉर्निंग में सुबह 10 बजे। तो बिल्कुल क्लास अटेंड करना ना भूलिएगा और उम्मीद करती हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।